हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब बिलियन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ। ठीक है, जो हेनरी का लॉ है वो गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था सन 1803 में। ठीक है, तो जिसे उन्हीं के नाम पर क्या बोलने जाने लगा? हेनरी लॉ बोला जाने लगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार सबसे पहले इन्हें क्या बोला था? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस में दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि गैस में वो विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, दाब के, ऐसा बोला था। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या लिया था? पी अनुक्रमा मतलब पी इस साइड लिख देते हैं, पी अनुक्रमानुपाती एम दिया था और यहाँ पे एम के अगर हम बराबर में लिखें पी के। ठीक है, तो ये सबसे पहले इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार इनका कहना क्या था कि जितना ज़्यादा दाब लगाया, जैसे यहाँ पे ये अपन ने एक पिस्टन लगा दिया, तो इस पिस्टन के थ्रू यहाँ पे जैसे गैस भरी हो और यहाँ पे क्या है, अपना कोई भी एक विलायक है जिसमें अपन को इस गैस को घोलना है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो गैस है वो किस में घुलती जाएगी? इस विलायक में घुलती जाएगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें गैस क्या होती जाएगी? विलायक में घुलती जाएगी, ये बोला था। ठीक है, तो इसको इन्होंने पहले इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिया। लेकिन जब हेनरी ने क्या किया, गैस की विलेयता को अच्छे से परिभाषित किया, तो उन्होंने क्या बोला, इसको मूल अंश से और अच्छे से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि मतलब कितने मोल हमारे विलायक में गैस के घुले। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए तो हेनरी ने इस नियम को फिर से मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या बोला कि किसी गैस का वाष्पीय अवस्था में आंशिक दाब, मतलब गैस के द्वारा जो वाष्पीय अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे अपना ये कंटेनर में जो भी अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे जो वाष्प है अपनी वो विलयन है, अपना यहाँ पे क्या है, विलयन है या विलायक जो भी है, उसमें क्या है, आंशिक वाष्प दाब, जो भी हमारा वाष्प दाब लगाया जा रहा है, वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो किसके? मूल अंश के, गैस के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कितने मोल हमारे इस विलायक में घुले। ठीक है, तो इन्होंने इसको कैसे प्रदर्शित किया? पी अनुक्रमानुपाती मूल अंश गैस, मतलब जो भी हमारे पास गैस है उसको घोल रहे हैं। ठीक है, और इसको जब अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई मतलब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक आ जाएगा, जो क्या होगा, हेनरी का नियतांक होगा और मूल अंश का क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पे गैस के अनुक्रमानुपाती हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अपना हेनरी का नियतांक, हेनरी नियतांक। ठीक है, ये है अपना हेनरी का नियतांक। और पी अपना क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, और एक्स गैस अपन को पता ही है क्या है, मूल अंश, किसके लिए? गैस के लिए, गैस के लिए मूल अंश है। ठीक है, इसको हम और आगे अगर सॉल्व करेंगे और अगर हम किसका, हेनरी का नियतांक निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स गैस। ठीक है, हमने क्या किया है, के को यहीं रोका है और एक्स गैस को नीचे ले आए, तो ये अपना, इससे हम हेनरी का नियतांक निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, जैसे जैसे के एच बढ़ेगा वैसे वैसे अपने जो अपना विलयन है उसमें गैस की विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे अपना क्या बढ़ेगा, के एच बढ़ेगा तो गैस की विलेयता विलयन में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और यदि हम क्या बढ़ाते हैं, यदि तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, और तापमान बढ़ाते हैं तो के एच क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, हेनरी स्थिरांक क्या होगा, बढ़ेगा, और हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो गैस की विलेयता जल में या विलायक में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, विलेयता यहाँ पे कम हो रही है, विलेयता कम, और यहाँ भी गैस की विलेयता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। इसके लिए हम एक सवाल करने जा रहे हैं जिससे अच्छे से देखना। हेनरी का लॉ भी आ सकता है और हेनरी के लॉ पे आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको हम एक सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी जो भी आए तो आप कर लेना।
देखिए सवाल दिया हुआ है, यदि H2S गैस जल में STP पर विलेयता कितनी है 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, जहाँ STP अपना क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP पर कितना होता है हमेशा प्रेशर, अपना जो प्रेशर दाब होता है, दाब हमेशा कितना होता है 1 होता है, 1 STP पर क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिया है जल में STP पर विलेयता कितनी है H2S गैस की, H2S गैस की विलेयता कितनी दी हुई है अपन को 0.195 m। अब जो m दिया है इसका मतलब यहाँ पे क्या है मोललता। ठीक है, और जब मोललता हमें दी हुई है तो इससे हमें ये हो गया कि ये अपना क्या है H2S का मोल अंश तो दिया ही है हमारे लिए। ठीक है, मोल अंश नहीं, मोलों की संख्या दी हुई है, H2S की मोलों की संख्या दी है किसमें, अपने जल में। ठीक है, और मोललता हमें पता है क्या होता है 1 kg जो भी अपना विलायक है, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय हमारे यहाँ पे क्या है H2S गैस है। ठीक है, तो 1 kg अपना क्या है जल, यहाँ पे 1 kg जल है, तो kg मतलब क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और जल मतलब जल के मोलों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल भार बटे में अणुभार, अणुभार हमें पता है 18 होता है, तो कितना आएगा अपना 55.5। ठीक है, तो ये आ गई अपने जल के मोलों की संख्या। और हमें किसके मोलों की संख्या दी हुई है यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय क्या है अपना H2S गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी दी हुई है 0.195, ये अपन को क्या दी हुई है यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या। अब अपन को क्या निकालना है, मूल अंश निकालना है। ठीक है, किसका, गैस का मूल अंश, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे H2S गैस का मूल अंश निकालेंगे, विलेय का मूल अंश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे किसके मूलों की संख्या लिखेंगे H2S के मूलों की संख्या, तो लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट H2S के मूलों की संख्या बटे में टोटल बिलियन के मूलों की संख्या, तो दोनों के मूलों की संख्या को अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड, तो 55.5 प्लस 0.195, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना इसका आंसर कितना आएगा 0.0035। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया मूल अंश आ गया, किसके लिए H2S गैस के लिए। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेनरी नियतांक निकालना है, तो हेनरी नियतांक के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है कितना होता है KH = P/X गैस, और यहाँ पे अपना HS है गैस के लिए, तो KH बराबर अपना क्या हो जाएगा, KH बराबर अपना हो जाएगा यहाँ पे और प्रेशर अपना STP पर प्रेशर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे KH = 1/0.0035। ठीक है, और ये अपना क्या आ गया स्थिरांक, किसका, हेनरी स्थिरांक। तो इसको अच्छे से करना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और मतलब इससे रिलेटेड और अलग तरीके से भी सवाल दे सकते हैं, पर जो हमने करवाया इसको तो कर ही लेना, और जो इससे रिलेटेड आए उसको करके आना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये किसने दिया था नियम, राउल्ट ने दिया था, इसलिए उनको उस नियम को राउल्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है कंटेनर है। ठीक है, और कंटेनर में क्या भरा हुआ है, एक शुद्ध वाष्पशील पदार्थ भरा हुआ है, शुद्ध वाष्पशील द्रव भरा हुआ है। ठीक है, शुद्ध वाष्पशील द्रव भरा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। जब ये वाष्पित होगा, ठीक है, तो वाष्पित होगा तो ये ऊपर जाएगा, और हमने इसको ऊपर से क्या किया है, ढक रखा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कंडेंस्ड होके क्या बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कंडेंस्ड होके फिर से किस में बदलेगा, उसी द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा, साम्य। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, साम्य वाष्प दाब बोलेंगे, साम्य वाष्प दाब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा साम्य वाष्प दाब उत्पन्न हो गया, और इसमें जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगा अपना
इस तरीके से शुद्ध वाष्प दाब। हमने ये विलय नंबर मतलब जो हमने ये विलयन लिया है ना, इसको हमने क्या दे दिया, नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमने एक और शुद्ध वाष्पशील विलय लिया। एक और हमने क्या लिया, शुद्ध वाष्पशील द्रव लिया, शुद्ध वाष्पशील द्रव। ठीक है, अब इसको हमने क्या दे दिया, इसमें जो हमने दाब जो गैस के द्वारा क्या लगाया जा है, वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, P2। ठीक है, P02। और इसमें भी वही सेम साम्य स्थापित हो रहा है और से जो वाष्प दाब लगाया जा रहा है वो साम्य वाष्प दाब हुआ है। अब क्या है, इन दोनों जो हमने ये कंटेनर में क्या लिए थे, दोनों क्या लिए थे, विलायक, शुद्ध विलायक या शुद्ध विलयन जो भी लिए थे वाष्पशील, उनको अगर हमने एक कंटेनर में इकट्ठा कर दिया तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, ये विलयन बन गया। अभी हम शुद्ध वाष्पशील द्रव ले रहे थे और यहाँ भी शुद्ध वाष्पशील द्रव, दो अलग अलग ले रहे थे। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या बन गया अपना विलयन। अब विलयन के लिए अलग अलग विलयन, अलग अलग जो हमने एक विलय मिलाया, विलायक मिलाया, दोनों के अलग अलग वाष्प दाब होंगे। तो सपोज कि P1 के मतलब जो हमने ये विलय मिलाया था P1 के लिए, उसका वाष्प दाब कितना है, P01 के लिए वाष्प दाब कितना है, P1 है। ये सपोज A है विलयन और ये क्या है, B, ये विलायक A है और B है। ठीक है, तो A के लिए वाष्प दाब क्या हो गया, P1, और B के लिए अपना वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो हमने नियम लगाया है वो क्या बोल रहा है कि उसमें उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित अवयव के जो वाष्प दाब है उसके मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम P1 प्रत्येक के लिए है और ये तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, x1। ठीक है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 = K1 x1। ठीक है, और यहाँ पे K1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, P01 x1 = P1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे द्रव के लिए देखें, दोनों द्रव इकट्ठे हो गए यहाँ पे, तो दूसरे द्रव के लिए हमारा आंशिक वाष्प दाब कितना है, P2 है। और किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ये उसी के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब कितने इसमें मूल वाष्प घुला हुआ है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं P2 = K2 x2 और K2 को हम P02 लिख सकते हैं, x2 = P2। ठीक है, ये निकाल लिया। अब डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के मतलब विलयन के लिए अगर हम क्या निकालें, टोटल वाष्प दाब निकालें। ठीक है, तो विलयन के लिए टोटल दाब कैसे लिखेंगे, P टोटल से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो P1 और P2 दोनों के वाष्प दाब के क्या होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P टोटल, और P1 को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, P1 को ये हमने लिखा ना यहाँ पे, तो P01 x1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P02 x2। ठीक है, अगर हम इतना भी करते हैं तो राउंड का नियम यहाँ हमारा हो जाएगा। पर हम इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है कि किसी विलयन में उपस्थित मूल प्रभाजों की टोटल संख्या, मतलब यदि मूल अंश दिए हुए हैं तो टोटल योग कितना होता है इनका, हमेशा ये कितना होता है, 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे, चूँकि x1 + x2 = कितना होता है, 1 होता है। तो x1 = अपना कितना हो जाएगा, 1 - x2। ठीक है, तो यहाँ हम x1 की जगह क्या रख देंगे, 1 - x2 रख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, P टोटल = P1 0, और x1 की जगह अपना कितना आ जाएगा, 1 - x2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस P2 0 x2। ठीक है, अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ P0 1 - x2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस P2 0 x2। ठीक है, सॉरी, इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना था तो हम इसको ऐसे कर सकते, P0 1 - P1 0 x2, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे P2 x2। ठीक है, ये हमने 2 बार कर दिया, आप एक ही बार कर लेना, इसको एक बार लिख लेना। ठीक है, तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, P टोटल = P10
फिर आ जाएगा यहाँ पे P10 प्लस P10 x2, सॉरी यहाँ पे क्या था, माइनस P20 x2, ठीक है, यहाँ पे प्लस था। अब हम इसको क्या करेंगे, पलट के लिख सकते हैं, मतलब प्लस वाले को आगे लिखते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं। तो इसको P टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P10 और हम प्लस P20 x2 और माइनस P10 x2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, राउल्ट के लिए, नियम के लिए समीकरण आ गया। हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और राउल्ट के नियम के लिए हमें इसके एक ग्राफ भी बनाना है, जो हम किसके और किसके बीच में बनाएंगे, वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफ तैयार कर लेते हैं इस प्रकार से। किस किस के बीच में बनाना है, मोल अंश और वाष्प दाब के बीच में, ठीक है। तो जैसे ये हमें यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ेगा, यहाँ पे मूलांश, तो जैसे हमने क्या लिया, विलयन फर्स्ट के लिए मूलांश 1 लिया, और ये सेपरेट केवल किसके लिए है, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ जा रहा है ये केवल किसके लिए है, द्रव फर्स्ट के लिए। यहाँ से हम जो ग्राफ बनाएंगे वो द्रव फर्स्ट के लिए है, और ये केवल किसके लिए है, द्रव सेकंड के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ से अपना क्या होगा, मोल अंश घटता जाएगा, तो वाष्प दाब अपना क्या होता जाएगा, इस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना क्या होगा, जैसे जैसे वाष्प दाब नीचे की ओर जाएगा, या फिर जैसे जैसे मूल अंश बढ़ेगा, वाष्प दाब अपना P1 क्या होता जाएगा, नीचे की ओर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अपना P1 किसके अनुक्रमानुपाती है, x1 के, मतलब विलेय फर्स्ट का, ठीक है। और ऐसे ही अपना क्या है, P2 किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, P2 अपना हो जाएगा x2 के, ठीक है, x2 के। तो ये अनुक्रमानुपाती आएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसा अपना P2 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मोले की विलेयता जो है वो भी क्या होती जाएगी, उसमें बढ़ती जाएगी, ठीक है। मोल अंश भी अपने क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये हमें राउल्ट के नियम के लिए ये ग्राफ भी बना के आना है, और राउल्ट का नियम भी, मतलब ये अपन को प्रदर्शित करके आना वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये अपना राउल्ट का नियम है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है।